अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ये फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। अगर इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन होता है विद द बेस ए, आपको पता है जिस भी नंबर की जो पावर होती है, अगर एक्स पावर वाई है तो इसको बेस कहते हैं, और ये हमारे पास जो ओवर में होता है ये पावर कहलाता है, और जो इसके साथ अगर कोई नंबर 2 है तो इसको कोफिशिएंट कहते हैं। विद द बेस ए पॉजिटिव, इस पे क्या कंडीशन है, ये जो ए है ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है कि ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, आप देखें जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे उनकी डोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। और अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही होगी। नेक्स्ट आती है बात लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। These are the functions f of x is equal to log x base a, where the base a पे क्या कंडीशन है कि a हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। दे आर द इनवर्स फंक्शंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लॉग अगर आप -2 की बात करें तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी डोमेन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसकी रेंज अगर हम देखें, रेंज क्या होती है, वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो इसलिए इसकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो आपको इनकी डोमेन और रेंज आनी चाहिए। ये क्या है, ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ हैं कि अगर आप y इज इक्वल टू ए पावर एक्स था ना, ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट था, 2 पावर एक्स अगर हम लेते हैं तो उसका ग्राफ कुछ फ्लैटर बनता है। अगर आप y इज इक्वल टू 3 पावर एक्स लेते हैं तो बड़ी पावर है, उसकी वैल्यूज भी बड़ी आएंगी, तो कुछ इस तरह से, और इसी तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करता है, y के क्लोज होता जाता है। इसी तरह अगर हम माइनस की बात करेंगे तो पहले ग्राफ पॉजिटिव साइड पे था, अब ग्राफ हमारे पास नेगेटिव साइड पे बन रहा है, लेकिन सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, आपने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर y इज इक्वल टू 2 पावर x है तो हमें पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होती है, r होती है। कोई भी वैल्यू लें, कुछ 0 लें, 0 पे पहले कैलकुलेट कर लें, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लें। जो भी आपके पास y की वैल्यूज आए उनको ग्राफ पे पॉइंट्स की फॉर्म में उनको लिखते जाएं, जो भी वैल्यूज आए, और एट द एंड उन सारे पॉइंट्स को आप मिला दें। वो जैसा भी ग्राफ बनेगा वही हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होगा। ओके, अब देखिए जरूरी नहीं है कि x की वैल्यूज यही हो, x की वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं। इसी तरह से जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। ये कैसे आएंगी, हमें पता है कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी बताएं, इसको हम किस फॉर्म में लिखते होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, पावर की फॉर्म में इसको लिखें और डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करें और इस पे लोकेट कर दें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, दोज फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक, जो अलजेब्राइक नहीं होते। अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से थे, हमने कहा था कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह की साइन से डिफरेंट एक्सप्रेशन को, डिफरेंट टर्म्स को 2x² + 5 + 7x, इस तरह के कुछ फंक्शंस को अगर हमने कंबाइन किया हुआ है तो अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाते हैं। जो अलजेब्राइक नहीं होते वो ट्रांसडेंटल होते हैं। और अगर आप इनकी एग्जांपल्स देखें, दे इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक, inverse trigonometric exponential functions and logarithmic functions and many other functions। just आपको पता होना चाहिए trigonometric, inverse trigonometric, exponential और logarithmic functions जो हैं ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं ये algebraic
फंक्शंस नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अरिथमेटिक ऑफ फंक्शंस क्या होता है, जो भी हम दो फंक्शंस को अगर ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको अरिथमेटिक ऑफ फंक्शंस कहते हैं। लाइक नंबर फंक्शंस, अगर हम नंबर फंक्शंस की बात करें, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0 टू प्रोड्यूस न्यू फंक्शंस। इफ एफ जी आर फंक्शंस देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस। अब इनकी डोमेन क्या होगी, अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एक की डोमेन कुछ गिवन है, दूसरे की फंक्शन की डोमेन कुछ गिवन है, तो अगर आपको उनका सम कैलकुलेट करना है, सपोज एक हमारे पास x जो है वो बिलोंग करता है 1 से 2 और ये f के लिए डोमेन गिवन है, और g के अगर हम बात करें तो इसके लिए x किससे बिलोंग करता है, 0 to 2 कह लें, इससे बिलोंग करता है। तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का बेस्ट यही वे है कि आप इसको नंबर लाइन पे ड्रा करें, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करें। नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए एक जो हमारे पास इंटरवल है वो 1 to 2 है, एक तो ये वाला इंटरवल है और सेकंड का इंटरवल है 0 to 2, तो इन दोनों का कॉमन इंटरवल ये वाला आएगा। तो इट मीन्स ये जो इनके f और g का जो समेशन फंक्शन होगा वो जस्ट 1 to 2 पे डिफाइंड होगा। उसके लिए जो भी x होगा वो x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 1, 2 से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर एडिशन की बात करें, f प्लस जी ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये इसके इक्वल आता है। और अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, f माइनस जी ऑफ x जो है ये हमारे पास डिफरेंस पे जो है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x लिख सकते हैं। प्रोडक्ट को भी इसी तरह से हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोशेंट और रेशो ऑफ फंक्शन। ये भी आपको पता है स्केलर फंक्शन क्या है। अच्छा, इसकी डोमेन जरा देख लें, कोशेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इसमें वो तमाम पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले हमने लिया है और वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर देने हैं जिन पे ये 0 होता है, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम लेते हैं, अगर कोई फंक्शन है f, उसको अगर हमने CF लिखना है तो क्या करेंगे, CF ऑफ x भी हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू C इंटू एफ ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होती है और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिशन क्या होता है, इफ f एंड g आर फंक्शंस द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, f छोटा सा 0 लगा दिया, g, इसको क्या पढ़ते हैं, f कंपोज्ड विद g, f कंपोज्ड विद g, या फिर f नॉड, इस 0 को नॉड भी हम कहते हैं। f नॉड ऑफ g इज डिफाइंड बाय, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, f नॉड g ऑफ x इज इक्वल टू आता है हमारे पास f इंटू जी ऑफ x। ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब बात आती है इसकी डोमेन की, द डोमेन ऑफ f नॉट g या फिर f कंपोज्ड विद g फंक्शन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स x इन द डोमेन ऑफ g, g की जो डोमेन है, जो भी फंक्शंस होंगे फॉर विच g ऑफ x लाइज इन द डोमेन ऑफ f, जिसके लिए g ऑफ x जो है वो f की डोमेन में लाई करे। मीन्स पहले हमने इसकी डोमेन लेनी है, इसके वो तमाम पॉइंट्स लेने हैं जिसके लिए g ऑफ x जो है वो f की डोमेन में लाई करे। कंपोजिशन इज अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग द फंक्शंस, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस को कंबाइन करने का मेथड है। मीन्स f और g सेपरेट फंक्शंस थे, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देख लें ताकि आपको मजीद इसकी अच्छे से समझ आ सके। देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। g ऑफ x हमारे पास सपोज करें ये है x स्क्वायर, हमने क्या कैलकुलेट करना है, f नॉट g कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास इसके इक्वल है। इट मीन्स पहले हमने f एज इट इज लिख लिया, g ऑफ x लिखेंगे, पहले g ऑफ x लिखेंगे।
f लिख लिया हमने एज इट इज, उसकी वैल्यू अभी नहीं लगानी, पहले g ऑफ x की लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन में, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है f ऑफ x की बात कर रहे हैं, ये तो f ऑफ x के इक्वल था। अब यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मीन्स जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5। सिंपली यही कंपोजिशन है, ठीक है, मजीद इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसी को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। अगर हमने किसी नंबर पे कैलकुलेट करना है तो हम, अगर x की कोई वैल्यू है g ऑफ 1, अगर हमने कैलकुलेट करना है तो जो भी g ऑफ x है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर g ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा। और फिर अगेन f ऑफ x ये गिवन है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 1 इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये फर्दर 2 प्लस 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इसको ग्राफिकली भी अभी हम देख लेते हैं कि ग्राफ में इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये देखिए, आपके पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक फंक्शन आपने ये लिख लिया, इसको आप जिस तरह पहले हम इस फॉर्म में लिखते होते हैं वो भी लिख सकते हैं कि एक फंक्शन आपके पास ये है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से बना लेते हैं। एक आपके पास ये फंक्शन है, दूसरा आपके पास ये फंक्शन है। इसको हमने क्या नाम दिया, f ऑफ x का, और इसको हमने क्या नाम दिया, g ऑफ x का। और ये किस पॉइंट पे डिफाइंड है, c पे डिफाइंड है, तो ये किस पॉइंट पे डिफाइंड होगा, f ऑफ c पे डिफाइंड होगा। और इनकी ये जो बाहर की तरफ जा रही है ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन होती है, और इसको g नॉट f से डिनोट किया हुआ है। अब आप इस डायग्राम को देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वाला जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एट c है, ये जो g है ये कॉन्टिन्यूस एट f ऑफ c है, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा था, g इंटू एफ ऑफ x लिखा था। ठीक है, तो f ऑफ x अगर c पे कॉन्टिन्यूस है तो g जो है ये हमारे पास f ऑफ c पे कॉन्टिन्यूस होगा। इसकी कंपोजिशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं ग्राफिकली। एक और वे से भी इसको हम देख सकते हैं इस फॉर्म में कि अगर आपके पास ये एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, ये वाला f एक फंक्शन है जो कि x हमारे पास कोई भी पॉइंट है, पहले आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें, ये वाली होती है f नॉट g ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू जी ऑफ x। मीन्स पहले, सबसे पहले आपके पास एक x होना चाहिए। अब ये x हमने ले लिया, इस पे आपने अप्लाई किया g, तो ये क्या बना, g ऑफ x बन गया। फिर आपके पास एक फंक्शन f है और इस पे आपने अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया, g ऑफ x पे अप्लाई किया, तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब जो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक का बनेगा वही बेसिकली हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, जो फंक्शन ये वाला बनेगा, ये वाला जो फंक्शन बनेगा वही हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है। तो अब कंपोजिशन फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपका हर तरह से। अब हमारे पास एक काम रह गया, हमने एसिम्पटोट्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, बस वो देखने हैं। ठीक है, ये देखिए एसिम्पटोट्स क्या होती हैं। एसिम्पटोट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शंस के हम कैलकुलेट करते हैं, फंक्शंस का ही टॉपिक है। और ये जो एसिम्पटोट्स हैं इनको क्या कहते हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ, आपके पास कोई भी ग्राफ है, हम इसको ग्राफिकली भी साथ साथ देख लेते हैं। सपोज ये वाला ग्राफ है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ग्राफ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड सम फिक्स्ड लाइन, सपोज आपके पास ये वाली फिक्स्ड लाइन है, वो कहते हैं कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ और फिक्स्ड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, मीन्स जैसे जैसे ये एक्सटेंड होता है, जैसे जैसे ये एक्सटेंड होता चला जाता है, ये लाइन इसके क्लोज होती जाती है, यहाँ तक इनका डिफरेंस जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस जो है वो बहुत ही माइन्यूट हो जाता है। एज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ मूव्स इंक्रीजिंगली फार फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे जैसे पॉइंट जो है वो ओरिजिन से हम दूर लेते चले जाते हैं तो उनका ओरिजिन
आप इसको सिंपल वर्डिंग में यही याद रखें कि अगर कोई ग्राफ है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, किस तरह की लाइन है कि उस ग्राफ और उस स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंस है वो जीरो को अप्रोच करता चला जाता है, तो फिर हम इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं कि ये इस ग्राफ का एसिम्प्टोट कहलाता है। ठीक है, अब एसिम्प्टोट्स, पहले इस डेफिनेशन को हम कंप्लीट कर लें। We say that the graph approaches the line asymptotically and that line is called asymptote of the graph। हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो इस लाइन को एसिम्प्टोटिकली अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आपने इस बात का ख्याल रखना है, इंटरसेक्ट नहीं करता, एसिम्प्टोट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ये यहाँ पे ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एसिम्प्टोट्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट आप इसको जनरल सेंस में, एसिम्प्टोट की सेंस में लेके चलें। ये देखें, द लाइन y इज इक्वल टू 1, कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है, y 1 है जहाँ पे ये वाली लाइन है। एंड x इज इक्वल टू -2, x क्या है? -2, ये वाला पॉइंट है। तो इससे पास करती हुई लाइन आपको पता है ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है। आर एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, अगर आप इस कर्व को देखें तो इनका ये वाला डिफरेंस जो है वो कम होता चला जा रहा है, यहाँ से भी डिफरेंस कम होता चला जा रहा है, इसी तरह से ये डिफरेंस कम होता चला जा रहा है, ये वाला डिफरेंस भी कम होता चला जा रहा है, और ये अप्रोचेस टू जीरो है, इन दोनों का डिफरेंस भी और बाकी भी। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने ड्रा किया, उसका ग्राफ से डिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। इसी तरह से अगर आपने कोई वर्टिकल लाइन ड्रा की है और उस लाइन से उस ग्राफ का डिस्टेंस जीरो होता चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये जो एसिम्प्टोट है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली लिमिट्स की ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्प्टोट्स ऑफ बोथ ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। अगर आप y इज इक्वल टू 1/x की बात करें तो आपको पता है जैसे जैसे हम x बड़ा रखते जाएंगे ये जीरो को अप्रोच करता चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारे पास ये आ गया और ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया, किसका? y इज इक्वल टू 1/x। अब ये एसिम्प्टोट आता कहाँ से है? अगर आप इस फंक्शन को देखें, इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को देखें, इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को देखें, वो किस तरह निकालेंगे कि जब लिमिट इसकी कैलकुलेट करें, x अप्रोचेस टू या तो प्लस इन्फिनिटी पे करे या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी पे करे, और लिमिट किसकी कैलकुलेट करनी है? f(x) की, दैट इज इक्वल टू y, और ये किसकी इक्वल है? 1/x की इक्वल है। मीन्स हमने 1/x की लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, और अगर उसकी वैल्यू 1/∞ हमारे पास 0 होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती है। इट मीन्स जब x इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और y 0 हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा। किस केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा? जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और उसकी लिमिट कोई स्पेसिफिक नंबर आती है। सेम इसी पैटर्न पे अगर हमारे पास y इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और उसकी लिमिट जो है वो कोई स्पेसिफिक x की वैल्यू आती है, हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन लिमिट y अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरफ से आओ, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और x की हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। वर्टिकल ओके। अगर y जो है वो या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को, और x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो आपको रिमाइंड करवाने के लिए, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी या x की बात हो रही है तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देगा। और अगर यहाँ पे बात हम करें लिमिट y अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, y की बात हो रही है, y आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, तो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल एसिम्प्टोट देता है। ठीक है, इस तरह से आपके लिए रिमाइंड करना आसान हो जाएगा। लिमिट्स कैलकुलेट करना ऑलरेडी हमने सीखी हुई हैं, तो सेम उसी वे से लिमिट कैलकुलेट करेंगे।
ओके, नेक्स्ट देखें, ये भी इसी तरह से डिफरेंट एसिम्पटोट्स कैलकुलेट हुए हैं किस फंक्शन के, व्हेन y इज इक्वल टू -8 ओवर एक्स स्क्वायर -4, y इज इक्वल टू -8 ओवर एक्स स्क्वायर -4। अगर हम लिमिट कैलकुलेट करें, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले हम पॉजिटिव इन्फिनिटी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमने लिखना होता है दैट इज -8 ओवर एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी ओवर इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स इस जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा। जो भी इसकी वैल्यू आती है वही उस एसिम्पटोट की वैल्यू होती है। इसी तरह से बाकी भी एसिम्पटोट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या हुए, अलाइन y इज इक्वल टू बी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात थी तो जब x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है उस ग्राफ का। किस ग्राफ का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अगर या तो लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास फिक्स नंबर के इक्वल आ जाए, या फिर लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी फिक्स नंबर के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वैसे तो हमने देख लिया था, लेकिन ये अभी इसकी डेफिनेशन भी देख ली। अब अगर आपके पास ये वाला फंक्शन है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हम क्या चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट कैलकुलेट करना आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। इसकी वैल्यू आई 5/3। तो जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो इसको हमने, ये y की वैल्यू आई है ना, एफ ऑफ एक्स y के इक्वल होता है, तो हमने लिख देना है y इज इक्वल टू 5/3। और 5/3 जहाँ पे भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमने लाइन ड्रा कर देनी है। लाइन ड्रा कर देनी है, y इज इक्वल टू है तो इट मीन्स ये लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कुछ यहाँ पे करके ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया आपके पास। आई थिंक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2 ओवर एक्स मॉड क्यूब प्लस 1। आपको पता है ये पीस वाइज फंक्शन बनता है, इसका आप सेपरेटली लिमिट कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने यूज करना होता है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये x ही रह जाता है, तो इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 1। और इस पे सेम वही जो हमने रूल अप्लाई डिस्कस किया था वही अप्लाई करके इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अगर x जो है वो नेगेटिव है तो x मॉड क्यूब ऑड पावर है, तो यहाँ पे -x क्यूब भी आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो अब देखें इसकी लेफ्ट लिमिट हमारे पास एक हमारे पास इसका एसिम्पटोट +1 आ गया और दूसरा आ गया -1। यहाँ पे हमने लिमिट की बात नहीं करनी, जो भी वैल्यू आएगी, अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो उस वैल्यू को हमने y के इक्वल रख के कह देना है कि यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। हमने कहा y इज इक्वल टू 1 इसका एसिम्पटोट है, इट मीन्स ग्राफ जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करता जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा। अगर y इज इक्वल टू -1 इसका एसिम्पटोट है, ये 0 था तो हमने -1 पे एक लाइन ड्रा कर दी और ये ग्राफ इस तरह से इसको अप्रोच करते करते इनका डिफरेंस 0 होता चला जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स जो है वो बेसिकली उनकी 3 टाइप्स होती हैं। पहला क्या होता है, इनकी नंबरिंग मैटर नहीं करती, वैसे इनकी 3 टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट। अगर आप हॉरिजॉन्टल को देखें, हॉरिजॉन्टल को आप देखें तो आपको पता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाता है। अगर हम वर्टिकल को देखें, ये इसको x कह लें, इसको x डैश कह, अगर हम वर्टिकल को देखें तो जो भी वर्टिकल लाइन आएगी आपके पास वो वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, इनके अलावा अगर आपके पास कोई एसिम्पटोट आ जाता है, कुछ इस फॉर्म में आ जाए या फिर
कुछ इस फॉर्म में आ जाए तो इस एसिम्प्टोट को हम कहेंगे, इसके साथ भी तो कोई कर्व गुजर सकती है ना जो इसको जीरो इनका डिफरेंस होता चला जाए, तो इस एसिम्प्टोट को हम कहेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस आपको पता लग गया। अब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट की डेफिनेशन देखते हैं और इनको कैलकुलेट करने के तरीके भी आपको आने चाहिए। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए रैशनल फंक्शन इज 1, सबसे पहले ये क्राइटेरिया है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट, एग्जिस्टेंस उसकी। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ रैशनल फंक्शन इज 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, मीन्स ऊपर जो डिग्री है वो हमारे पास x² + 1 है, तो ये एक बड़ी होनी चाहिए, नीचे x + 2 हो सकता है। अगर ये एक डिग्री बड़ी है then the degree of the denominator, then the graph has an oblique or slant line asymptote। इसको oblique या फिर slant line, क्योंकि यहाँ तो एक horizontal था एक vertical था, जो भी उसके अलावा होगा वो हमारे पास oblique होगा, वो कोई tilted line होगी या फिर उसको slant line कहते हैं। यहाँ पे देखें the graph has an oblique or slant line asymptote. We find an equation for the asymptote by dividing numerator by denominator। तो आपने oblique asymptote किस तरह से फाइंड आउट करना है, जो भी ऊपर वैल्यू है, अगर आपके पास अभी हमने एग्जांपल ली x² + 1 / x + 2, तो जो भी ऊपर वैल्यू है वो x² + 1 हमने ली थी, इसको आपने डिवाइड कर देना है x + 2 से। by dividing numerator by denominator to express function f as a linear function, कि इसको हमारे पास जो भी क्वोशिएंट आए तो वो हम लिख दें वो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ठीक है, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये किसको हम लिख सकें, इस फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें, that can be expressed as a linear function। To express function f as a linear function plus a remainder that goes to 0 as x approaches to positive infinity to or negative infinity, means हमने एक क्वोशिएंट यहाँ पे रखा प्लस जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो कब आएगा, जब हम रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी रिमाइंडर पे क्या कंडीशन है, प्लस अ रिमाइंडर दैट गोज टू 0 एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर नेगेटिव इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट फॉर f of x इज इक्वल टू x² - 3/2x - 4। अब देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो सेम यही मेथड अप्लाई करके आपने इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखें डेफिनेशंस ऑफ इनफाइनाइट लिमिट्स, इनको अभी हमने अप्लाई किया तो थोड़ी सी इनकी डेफिनेशंस भी देख लें। वी से दैट f of x approaches infinity as x approaches to c and write it as this। ठीक है, जब x किसी फाइनाइट डेफिनेट नंबर को अप्रोच करे लेकिन उसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो हम कहेंगे कि x जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर एवरी पॉजिटिव उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी पे। अगर हमारे पास फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल M देयर एग्जिस्ट अ करेस्पॉन्डिंग डेल्टा पॉजिटिव, ये एप्सिलॉन डेल्टा की सेंस में है। जब भी x - c mod लेस देन डेल्टा होगा तो लिमिट एट इन्फिनिटी क्या कहती है कि उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो ग्रेटर देन m होंगी। अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे क्या आ जाएगा, f of x जो है वो लेस देन कैपिटल M हो। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी आपने लेफ्ट और राइट लिमिट या फिर कोई भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी होती है ये बेसिकली लेफ्ट लिमिट ही होती है ना। A function f of x approaches negative infinity as x approaches c and right limit x approaches to c, f of x is equal to negative infinity, or if for every negative real number minus m there exists a corresponding delta positive such that। अब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये इतना छोटा हो कि जो भी छोटे से छोटा नंबर भी हम लें तो f of x उससे भी छोटा हो। ठीक है, अब देखें वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लाइन x इज इक्वल टू a इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। वर्टिकल के लिए क्या था, व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी
वर्टिकल के लिए था जब व्हेन y अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, या फिर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं जब x किसी नंबर को अप्रोच करे और y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे। जो पिछला था उसमें और इसमें ये डिफरेंस था, उसमें हमने कहा था कि व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी f ऑफ x हमारे पास सम नंबर हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब y हमारे पास इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मीन्स यहाँ पे हम लिखें लिमिट x तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर आए x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x हमारे पास या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो ये इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं, तो इसको हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहते हैं। ओके, ये कुछ इसकी ओब्लिक एसिम्पटोट के लिए ये एक ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है जिसके लिए ये ओब्लिक एसिम्पटोट बनता है।